वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जेकेएसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले हम स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जो 2025 में ही पेपर हुआ है, उतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं थी, तभी आपको पता ना चला होगा। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के जीके पोर्शन के जो क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज पूछा है, ऑफिशियल नहीं। क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी नहीं है? आपको पता होगा कि क्लासिकल लैंग्वेजेस 11 है, 11 है हमारे इंडिया में। इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है? मिथाली इज नॉट द क्लासिकल लैंग्वेज। ऑफिशियल है मिथाली, लेकिन क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। आपको बता दें, ये सीरीज हमने स्टार्ट की, इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है आपके लिए सीरीज। क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया एज ऑफ अक्टूबर 2025 हम देखें तो 11 है, लेकिन अर्लियर देयर वर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस। 2025 में 5 और ऐड हुई हैं। इसी साल 2025 में ये जो 5 रेड कलर में दिए हैं, ये नई ऐड हुई हैं। पहले ये 6 थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया। 5 नई ऐड हुई हैं, मराठी, बंगाली, असमीज, पाली, संस्कृत। अब टोटल कितनी होगी? 11। याद रखना क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है? 11। क्वेश्चन 2 आपके सामने है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पूना पैक्ट 1932। हिस्ट्री में पूना पैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा इसके बारे में। ये किसके रिलेटेड है? कौन सी स्टेटमेंट इसके रिलेटेड करेक्ट है? इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। डेफिनेटली आपको पता है, गलत है ये। इट वाज अ ट्रूस बिटवीन द महात्मा गांधी एंड द वाइसराय अरविंद के बीच में, ये बिल्कुल भी नहीं है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द महात्मा गांधी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑन द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। आई होप आपको आंसर पता चल गया है। सी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा हम पूना पैक्ट को नज़र लगा लेते हैं, पूना पैक्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। डेट आपने याद रखनी है। कहाँ पर यह पैक्ट हुआ? यरवादा सेंट्रल जेल पूना में। अभी इसको पूना महाराष्ट्र में ये पूना कहते हैं। किसके बीच में हुआ पूना पैक्ट? महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में। महात्मा गांधी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो रिप्रेजेंट कर रहे थे डिप्रेस क्लासेस, शेड्यूल कास्ट को। किस वजह से हुआ? बैकग्राउंड क्या है आपको बता दें। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रमसे मैकडोनाल्ड ने अनाउंस किया था कम्युनल अवार्ड, जिसमें कहा गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे वेरियस माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लिए, जिसमें मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड डिप्रेस क्लासेस भी आता है। इस बात पे महात्मा गांधी जी नाराज हुए। महात्मा गांधी जी अपोज द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस, कि इनका बिलीव था कि इट वुड डिवाइड द हिंदू सोसाइटी। ही वेंट टू फास्ट अनटू डेथ। ये फास्ट अनटू डेथ चले गए यरवदा जेल में, इसी चीज़ को प्रोटेस्ट करते हुए कि ये नहीं होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस नहीं होना चाहिए। फिर बाद में इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक पैक्ट लाया गया डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, इसी चीज़ को नेगोशिएट करने के लिए, और एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। अब बात आती है कि एग्रीमेंट में क्या चीज़ें हुई, तो मैंने बिल्कुल नेटशेल में चीज़ें रखी हैं। देखो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। मैन प्रोविजंस ऑफ द पूना पैक्ट 1932। 5 चीज़ें आपके सामने हैं। जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए, कहा गया कि जॉइंट इलेक्टोरेट होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लासेस को एबॉलिश किया जाए। जॉइंट इलेक्टोरेट विद हिंदूज के साथ ही मिलकर डिप्रेस क्लासेस वाले भी वोट करेंगे। रिजर्व सीट की बात करें, 71 से पहले 71 से बढ़ाकर 148 सीट किया गया इन प्रोविजनल लेजिस्लेचर में रिजर्व फॉर डिप्रेस क्लासेस। ठीक है, 71 से बढ़ाकर 148 किया गया। प्राइमरी इलेक्शन का कंसेप्ट लाया, डिप्रेस क्लासेस टू इलेक्ट 4 नॉमिनीज, 1 चूजन बाई जॉइंट इलेक्टोरेट। पहले डायरेक्ट इलेक्शन वोट करने का कंसेप्ट लाया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट में, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि पहले वो नॉमिनीज चुनेंगे। ठीक है, प्राइमरी इलेक्शन होगा। सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी यहाँ पर 18% रिजर्व किया गया सीट्स को डिप्रेस क्लासेस के रिलेटेड। और सोशल अपलिफ्टमेंट में देखते हैं, इक्वल एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस दिया गया, एंड फोकस ऑन एजुकेशन वेलफेयर किया जाए। ये सारी चीज़ें इस पैक्ट में हुई। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, What led to the establishment of United Nations Org? UNO क्यों बना? किस वजह से बना? कब बना UNO? तो यहाँ पर आपको बता दें, ट्रीटी ऑफ वर्साइली 1990 के बाद ही, ये तो 45 में बना, इतना तो आपको पता है, पहले 2 ऑप्शन है नहीं है। एटमिक बम्बिंग हिरोशिमा नागासाकी के बाद बना, ऐसा भी नहीं है। फेलियर ऑफ द नेशन, लीग ऑफ नेशन, आपको पता है UNO जो है लीग ऑफ नेशन के बाद ही बनी है, उसको सक्सीड करके। और वर्ल्ड वार सेकंड में जो फेलियर्स हुए हैं वहाँ उसके बाद ही 1945 में बनी है। आंसर डी रहेगा। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं, इस यूनाइटेड नेशन कैसे बनी। इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन के फेलियर के बाद जो लीग ऑफ नेशन है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बनी थी।
मेंटेन करने के लिए पीस, लेकिन इसकी फेलियर हो गई। ये सेकंड वर्ल्ड वार में इतनी नहीं काम चला लीग ऑफ नेशन का, तो इसलिए यूएनओ की फॉर्मेशन हुई। डिस्ट्रक्शन लॉस ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड, जो कि 1939 से 45 तक चली है, हाईलाइटेड द नीड ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल बॉडी। और इसी वजह से अलाइड नेशन जैसे कि यूएसए, यूके, यूएसएसआर, चाइना और अदर्स मिलकर क्रिएट करते हैं एक नई ऑर्गेनाइजेशन जो प्रमोट करेगी पीस, सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन, और इसी को यूएनओ का नाम दिया गया। द आइडिया वाज फर्स्ट डिस्कस्ड इन द अटलांटिक चार्टर इन 1941। द यूनाइटेड नेशंस चार्टर जो बना, ये साइन किया गया एट सैन फ्रांसिस्को 26 जून 1945 को बाई 50 कंट्रीज। और यूएनओ ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। यूएन डे इसी को सेलिब्रेट करते हैं हम, 24 अक्टूबर को यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कॉलम 1 में ऑर्गेनाइजेशन और कॉलम 2 में डायरेक्टर जनरल और हेडेड बाई लिखा गया है। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है एट प्रेजेंट? ये 2025 का ही पेपर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके हेड का पूछा गया है। यूनेस्को, इन चारों के हेड का पूछा गया। तो आपको यहाँ पर मैं सीक्वेंस बाय, ये करंट रिलेटेड पोर्शन है, पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बता दें, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड है वो है टेड्रोस एडनॉन, प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर लो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड यहाँ पर आप देख सकते हो, यूनेस्को के हेड ऑड्रे अजूले, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यूनेस्को के हेड जो है अभी नए चुने गए हैं, खालिद अल इनीनी, जो कि 2026 से जो है वो इनकी टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सक्सीड करेंगे इनको, ऑड्रेले अजोलो को। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। तो ये आपने याद रखना है। हालांकि करंट अफेयर हम हर एक एग्जाम के एक मंथ पहले हम सारा पिछले एक साल का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसमें इतने टेंशन लेने की बात नहीं है। अब क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिक्स के। देखो, हालांकि एक बेनिफिट ये आपको जो रिसेंट एग्जाम्स हैं, जैसे कि लेबोरेटरी अटेंडेंट, नर्सिंग एड्स, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, ऐसे एग्जाम्स में सिलेबस में ये चीज़ें दी गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर एडमिटेड एज फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स इन 2024? 1 जनवरी 2024 से आपको पता ही होगा कि ब्रिक्स के और भी नए मेंबर्स ऐड हुए हैं ब्रिक्स में। तो वो कौन से हैं, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर रहेगा इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई। बी इज द राइट आंसर। तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स के रिलेटेड। 6 नए मेंबर्स ऐड हुए हैं ब्रिक्स में जनवरी 2024 से। इसमें यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना। तो ये 6 में से 4 जो है, यहाँ पर आप देखें सऊदी अरेबिया स्टिल कंसीडरिंग और अर्जेंटीना डिड नॉट ज्वाइन अंटिल लेटर। 6 का था लेकिन 4 ही ज्वाइन हुए। आपको बता दूं, फाइनल नहीं समझ आया, एक बार फिर से बताता हूँ। 2006 में जब ब्रिक की फॉर्मेशन होती है, 4 मेंबर थे। ब्रिक किसका नाम है? ब्रिक, BRIC, ब्रिक। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड होता है, साउथ अफ्रीका। इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ा? ब्रिक्स पड़ गया साउथ अफ्रीका के ऐड होने के बाद 2010 में। क्लियर है? तो मेंबर हो गए 5। 4 नए मेंबर्स ऐड हो जाते हैं 2024 में, जिनका नाम है इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई। और 10वां मेंबर की 10th मेंबर जो है इंडोनेशिया, ये 2025 में ऐड होता है, इसी साल 2025 में। टोटल मेंबर अब ब्रिक्स के 10 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग पेयर। देखो, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है इंडिया की? वुलर लेक है, तो आप सबको पता होगा, ये आ गया फर्स्ट का वुलर। 3 लार्जेस्ट सैलाइन वाटर तो चिल्का ही होगी। लॉन्गेस्ट लेक वेम्बद केरला की है। और आर्टिफिशियल लेक जो है गोविंद बल्ला पंत सागर लेक है। देखो, जैसे एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस की। और लेक्स ऑफ इंडिया जो भी क्वेश्चन में पूछा गया वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और 2 मिनट के अंदर हम लेक को रिवाइज कर लेंगे। हालांकि अदर चैनल्स पे आप देखोगे तो 25-25 मिनट पे इसी पे भाषण दिया जाएगा। लेक्स ऑफ इंडिया की बात करें, चिल्का लेक उड़ीसा में है। सबसे पहले याद रखना, महानदी और गोदावरी के बीच में लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर या सैलाइन वाटर लेक है इंडिया की। लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड, यहाँ पर अब कोस्टल लागून भी इसको कहते हैं। और 1981 में इसको वेटलैंड का दर्जा दिया गया। फर्स्ट इंडिया की वेटलैंड बनी है अंडर रैमसर कन्वेंशन। वुलर लेक की बात करें, JNK के अंदर है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बनी है और इसमें जो पानी गिरता है मोस्टली झेलम आकर इसमें मिलता है। तुलबुल प्रोजेक्ट इसी पे है। वैम्बन लेक जो क्वेश्चन में पूछा गया था, लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की वैम्बन लेक। और ये कहाँ पर है? केरला में है वैम्बन लेक। लोकतक लेक पे भी क्वेश्चन बन सकता है। लोकतक लेक मणिपुर में। और केबल लमजाऊ दुनिया का अकेले ऐसी नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड, जो लोकतक लेक पर है। सांबर लेक राजस्थान में इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक है। और पुलिकट लेक की बात करें, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है, ब्रैकिश वाटर लेक है, लगून भी इसको कहते हैं। और कोलर लेक
ये भी आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी कृष्णा डेल्टा के बीच में। गोवंश बल्लापंत सागर, जो अभी क्वेश्चन में आपने देखा सिंपली हमने पहली लाइन में लिखा होता है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, यही क्वेश्चन में लिखा था ना। ओके, लूनर लेक महाराष्ट्र में है विच इज क्रिएटेड बाय द मेटियोर इम्पैक्ट। और इसके बाद रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था क्वीन लेक किसको कहते हैं, सस्ता मकोटा लेक केरला की, इसको क्वीन लेक कहते हैं। केरला की जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की, इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, इसको क्वीन लेक भी कहते हैं। पेरियार लेक कहाँ, केरला में। रूपकुंड लेक, स्केल्टन लेक इसको कहते हैं, फेमस फॉर ह्यूमन स्केल्टन। ये कुछ क्वेश्चंस और करंट अफेयर रिलेटेड हैं, ये हमने पिछले साल करंट अफेयर में कवर भी किया था। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन अपॉइंटेड एज अ जूरी मेंबर इन द एट द ओलंपिक गेम्स। और ये आपको खास बात है जम्मू एंड कश्मीर से, और ये हैं, ये मैंने करंट अफेयर में लिखा हुआ है नोट्स के, जो 2024 को आपको दिए थे एंडिंग में, 25 में ये आया क्वेश्चन स्टार्टिंग में। बिल्किस मीर इसका राइट आंसर रहेगा। और जो अपकमिंग करंट अफेयर्स हैं वो आपको एग्जाम, जो भी एग्जाम होगा उसके 1 महीने पहले आपको, जब एग्जाम डेट निकलेगी तब आपको 1 साल के करंट अफेयर तैयार करवाए जाएंगे। ठीक है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले बाकी सारा सिलेबस कवर कर लो, जब एग्जाम को 1 महीना रहेगा हम करंट अफेयर पे भी पूरा कंटेंट आपको अच्छे से तैयार करवा देंगे। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूटीज बनी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी, और इसके बने गवर्नर। और वो गवर्नर कौन थे, वो गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू गवर्नर बने, और इसकी ओथ, इनकी ओथ किसने ली थी, तो ओथ कौन लेगा, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होंगे ना वही लेंगे। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी वहाँ उस वक्त जस्टिस गीता मित्तल, तो इसका आंसर डी रहेगा। आपको थोड़ा सा बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहे होंगे सत्यपाल मलिक क्या। देखो 2019 में जब एब्रोगेशन हुई आर्टिकल 370 की, तो तब जो है गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के गवर्नर थे, चीफ मिनिस्टर नहीं था यहाँ पर, गवर्नर थे। और गवर्नर थे कौन, सत्यपाल मलिक। 2018 से ही गवर्नर राज चल रहा था, 30 अक्टूबर 2019 तक सत्यपाल मलिक गवर्नर रहे हैं। फिर जब 2 यूटीज बन गई तो गिरीश चंद्र मुर्मू पहले फर्स्ट एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी के। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों यूटी के यही बने हैं पहले। 31 अक्टूबर 2019 से लेकर 20 तक चले, और 20 के बाद जो करंट एलजी जो मनोज सिन्हा जी हैं 20 से चल रहे हैं अभी तक, यही हैं। अच्छा, यहाँ पर से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा हाईवेज या रोड्स रिलेटेड। विच हाईवे स्टार्ट फ्रॉम इट्स जंक्शन विद NH1 से ये स्टार्ट होता है। NH1 कौन सा है, जो श्रीनगर से ले की तरफ जा रहा है। NH1 से ये स्टार्ट होता है हाईवे श्रीनगर के नियर से, वहाँ से ये कनेक्ट करता है बनिहाल जम्मू कठुआ। इसी समझ लो बनिहाल कठुआ जम्मू कठुआ सीधा, ये बात ये है कि श्रीनगर से जम्मू जो जा रहा है सीधा और आगे जा रहा है पूरे इंडिया में, ये उसी हाईवे की बात चल रही है। तो वो कौन सा हाईवे होगा, वो डेफिनेटली हाईवे यहाँ पर NH44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा बता दूं, NH1A को बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे, आपको बता दें अर्लियर इसको NH1, पहले इसको NH1 कहा जाता था। हाईवे जो कनेक्ट कर रहा है श्रीनगर बनिहाल जम्मू कठुआ, इसको NH1A कहा जाता था ओल्ड नंबरिंग सिस्टम में। लेकिन 2010 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने री नंबर्ड किए हैं नेशनल हाईवेज़ को। NH1 जो है ये NH44 के अंदर ही आ गया, ठीक है, अलग से नहीं रहा। और करंट रूट अगर हम देखें तो श्रीनगर से लेकर ये कन्याकुमारी तमिलनाडु तक ये चलेगा, ये नेशनल हाईवे, और सबसे बड़ी नेशनल हाईवे है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ नेशनल हाईवे है, जो श्रीनगर JNK से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक चल रही है। और इसी के बीच में आ जाता है आपका ये जम्मू से श्रीनगर से जम्मू तक का जो रूट है। फिर से आपको मैं थोड़ा सा नजर लगवा 2 मिनट और लूँगा हाईवेज़ पे थोड़ा, हालांकि इसको और मैं अपडेट करने वाला हूँ, अभी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हाईवेज इन जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, NH1 अगर आपको पूछा जाए NH1 क्या है, याद रखना NH1 जो नेशनल हाईवे है वो JNK और लद्दाख, JNK लद्दाख का मतलब है ये श्रीनगर से, इसका रूट कहाँ, बारामूला से स्टार्ट होती है जम्मू कश्मीर की, श्रीनगर से होते हुए सोनामर्ग, द्रास, करगिल, ले की तरफ जाती है, जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ते हैं 2 यूटीज़ को, ठीक है। बारामूला से लेकर ले तक इसका रूट है, और इसी के बीच में जोजिला पास भी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है, ये इसी हाईवे के बीच में आता है, ये आपने याद रखना है। NH44 जिसका पहला नाम ओल्ड नेम NH7 था, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया की, सबसे बड़ी नेशनल हाईवे इंडिया की कौन सी, NH44, जो श्रीनगर JNK से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक चलती है। इसकी लेंथ है 3745 किलोमीटर NH44 की। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में जो फ्लो कर रही है, रास्ता चल रहा है सॉरी, तो ये 304 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में, वो कहाँ से है, श्रीनगर से बनिहाल जम्मू कठुआ रूट जो आ रहा है, इस रूट पे जो अगर आप देखें 304 किलोमीटर ये बनता है। टोटल जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये 3745 किलोमीटर, सबसे बड़ी नेशनल हाईवे। इसके अलावा कुछ अदर अगर हम नेशनल हाईवेज देखें तो NH144A जो जम्मू पुंछ में रूट करते हैं, तो उनको पता होगा जो जम्मू पुंछ में चल रही है, ये NH44 की एक ब्रांच है जिसका नाम है NH144A। और ये अगर आपको पूछे जाए पुंछ जम्मू या जम्मू पुंछ, तो ये आपने याद रखा NH44A। NH144 क्या है, ये भी ब्रांच है 44 की, और ये डोमल, कटरा, रियासी, पूनी और बामला की तरफ ये चल रही है, ठीक है। यानी आप देखो तो डोमल, कटरा से बामला तक ये जो रूट है ये NH144 है नेशनल हाईवे।
244 जो है नेशनल हाईवे कौन सी है, जो खानाबल, अनंतनाग और बटोर किश्तवाड़ नेशनल हाईवे को जोड़ती है। इसको बटोर किश्तवाड़ नेशनल हाईवे भी कहते हैं। ये इंटायरली जम्मू कश्मीर में ही है। और इसके अलावा ओरिजिनली देखो पहले इसका नाम 1H नेशनल हाईवे 1B था, 1A भी खत्म हो गया, 1B भी खत्म हो गया, अलग नाम इसके आ गए। 244A अगर हम देखें तो सेकेंडरी रूट है नेशनल हाईवे 44 का, और ये श्रीनगर और काजीगुंड की तरफ जाता है। और 444 नेशनल हाईवे 444 जो है इंटायरली यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में है, और ये ब्रांच है 44 की, कनेक्ट करती है श्रीनगर काजीगुंड को ये, और इसको 105 किलोमीटर लेंथ है। 701 में अभी इसको और अपडेट करने वाला हूँ, आपको फिर से लेक्चर में ही बता दूंगा, ग्रुप में जो लेक्चर चल रहे हैं हमारे। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है अब, नेशनल पार्क तो अलग से हमने पढ़े हैं जम्मू कश्मीर के, पढ़ेंगे भी और अपडेटेड भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे चीज़ें, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है जम्मू कश्मीर की, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर लोकेशन और मेजर अट्रैक्शन। देखो नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजपेरियन दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 3 यहाँ पर दिए है, आगे आपको बताया गया है। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ठीक है, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर जम्मू, नोन एज फॉर द फिशेंट पॉपुलेशन। और गुलमर्ग जो है, ये गुलमर्ग जो है यहाँ कहाँ पर है, गुलमर्ग फुटहिला पीर पंजाल, मस्क डेयर जिसमें कामा, लियोपर्ड, बार्किंग डेयर आता है, और राजपेरियन दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। हंगूल इसमें पाया जाता है, हालांकि हंगूल मेजरली आप देखें तो डच्ची गांव में होता है नेशनल पार्क में, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो राजपेरियन में पाया जाता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको कंपैरेटिव चार्ट यहाँ पर बता दूँ, कंपैरेटिव चार्ट, क्विक नज़र लगाएंगे, क्विक नज़र। मैं मानता हूँ थोड़ी सी लेंथी हो रही है वीडियो, लेकिन अगर कोई बंदा कमेंट करके कह दे कि बेकार वीडियो जा रही है, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत हम करते हैं ताकि आप तक वैल्यूएबल चीज़ें पहुँचाई जाए। थोड़ा सा आप इस पर नज़र लगाएं तो आपको नज़र आएगी, सबसे पहले लिखा है नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जम्मू में है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रीजन में है आपको लिखा है, और क्या इसमें स्पीशीज़ पाए जाते हैं मेजर, फिशेंट्स, लियोपार्ड, लंगूर्स, बार्किंग डियर्स। राजपेरियन सॉरी, जिसको दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है, अनंतनाग में है ये। मस्क डेयर, हंगूल, कॉमन लियोपार्ड, डेंस कॉनिफर फॉरेस्ट भी इस एरिया में देखने को मिलता है। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला में है, हंगूल, स्नो लियोपार्ड, मस्क डेयर, ब्राउन बेयर फेमस, ये अल्पाइन एंड कॉनिफर हैबिटेट के लिए भी रहती है। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा जाए तो याद रखना कठुआ में है। चीतल, चीतल स्पोर्टेड डेयर को कहते हैं, ये गर्म एरिया में पाया जाता है, कठुआ वाला एरिया गर्म है इसलिए जम्मू कश्मीर में, हालांकि अदर मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में होता है। बार्किंग डेयर, वाइल्ड बोर, लंगूर्स और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टाइप यहाँ पर देखने को मिलता है। हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुपिया में है, मार्खो और अदर स्पीशीज पाए जाते हैं। ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनंतनाग में है, पहलगाम के नज़दीक। हंगूल, मस्क डेयर, ब्राउन बेयर, ब्लैक। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे अभी माइंड में आ गया है कि हंगूल कौन कश्मीर स्टैग जो यूटी का एनिमल है, यूटी एनिमल, तो वो कौन कौन सी जगह पर पाया जाता है, कौन सी सेंचुरीज और नेशनल पार्क में, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी है। लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मार्खोर पाया जाता है, लियोपार्ड, मस्क डेयर वगैरह। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उधमपुर में है। लच्छीपुरा कहाँ पे है, बारामूला में। ये आपने याद रखना है रीजन, तो ये आपको ग्रुप में डाल दूंगा मैं ये PDF, इसको अच्छे से याद कर लेना आप। 2 में यहाँ पर बोल देता हूँ, देखो सुरिनसा मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू में है, और ये वेटलैंड भी है। हुकरसर भी वेटलैंड भी है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। हुकरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी श्रीनगर के नज़दीक है, ये वेटलैंड भी है। वेटलैंड जम्मू कश्मीर में की लिस्ट में ये हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, द रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ डोगरा विच डोगरा रूलर। और इसके अलावा मुझे एक क्वेश्चन माइंड में स्ट्राइक हो रहा है कि ये पूछा गया था कि नॉर्थन एरिया का सबसे बड़ा टेम्पल, तो वो भी यहाँ पर नॉर्थ इंडिया का रघुनाथ टेम्पल ही है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा रघुनाथ टेम्पल की जो कंप्लीट किया गया वो रणबीर सिंह के द्वारा, महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा किया गया। आपको थोड़ा सा बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। रघुनाथ टेम्पल जम्मू इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कम्प्लेक्स है नॉर्थ इंडिया का, डेडिकेटेड टू लॉर्ड रामा। ये क्वेश्चन यहाँ इस तरह का पूछा गया था। गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा ये स्टार्ट किया गया, इसकी कंस्ट्रक्शन 1835 में, और महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा कंप्लीट की गई 1860 में इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, अरेंज द फॉलोइंग पासिस इन J&K इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। पासिस के रिलेटेड देखो, ये सीरीज में तभी कंटिन्यू रखूंगा कि मुझे लगे आपका रिस्पांस अच्छा है। तो वीडियो का रीच तभी बढ़ता है कि अगर आप वीडियो का लाइक करें। तो अभी 1 सेकंड लगेगा, आप लाइक बटन पे क्लिक करें, इससे वीडियो का रीच हमें पता चलता है कि हाँ भाई आप अभी तक देख रहे हैं, 12 क्वेश्चन तक आप पहुँचे हैं, इसका मतलब है आपको बेनिफिशियल वीडियो लग रही है, हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही है। तो आप एटलीस्ट इसको याद करें और कॉमेंट लाइक करें, और कमेंट जो है ज़रूर करें। आप कमेंट करेंगे आगे जो है नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पे, इसी जीके पे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हम,
या कंप्यूटर पे लाएं या अदर किसी रीजनिंग पे लाएं, किसी सब्जेक्ट अदर पे लाएं, तो आप कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पर अगर आपको बता दें तो जो पासिस हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हाइट आपको यहाँ पर पता है, ये मैंने अरेंज किया है। छंगला 5360 मीटर हाइट पे है, लचुंगला 5060 मीटर पे, भारलाच्छा 4890, जोजिला 3528 पे है। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए छंगला जो है ये ले एंड पोंगोंग लेक लद्दाख में ही पड़ता है, ले और पोंगोंग के बीच में है। और छंगला एंड बारालाच्छा ये दोनों इधर मनाली वाले एरिया में है, ले और मनाली और ले रोड में है, ये इसी तरफ पाए जाते हैं। जोजिला जो है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ही है, सोनामर्ग कश्मीर में है, ये बिटवीन सोनामर्ग और द्रास ही चलता है ये जोजिला टनल। और इसके बाद हम थोड़ा सा और नज़र लगा लेते हैं एक बार इस पासिस जो डिसेंडिंग ऑर्डर में ओवरऑल देखें हम। खरदुंगला सबसे ऊपर आता है, ले नुब्रा वैली, उसके बाद छंगला आता है 5360, ले से पोंगोंग लेक, इसके बाद फतूला आता है श्रीनगर ले हाई नेशनल हाईवे पे है 4108 मीटर हाइट पे। सिंथन जो है वो किश्तवाड़ टू अनंतनाग में ये पाया जाता है, कनेक्ट करता है। जोजिला की बात करें श्रीनगर टू ले सोनामर्ग द्रास को कनेक्ट करता है वाया दिस। बनिहाल की बात जम्मू श्रीनगर में पाया जाता है। पीर पंजाल पूंछ टू शुपियाँ के बीच में जो मुगल रोड है, पीर की गली, वहाँ पर ये है। तो ये आपने याद रखना है। हालांकि डिटेल वीडियोज़ आपको जो हमारी JNK की सीरीज़ होगी उसमें मिलेंगी। अच्छा जी, क्वेश्चन है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द तावी रिवर। देखो रिवर तो जम्मू कश्मीर अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। तावी रिवर की बात करें तो रिवर तावी जो है फ्लो थ्रू द जम्मू रीजन, मोस्टली जम्मू में फ्लो करता है, कोई सही बात है ये। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर। द लेंथ ऑफ द तावी रिवर जो है 295 किलोमीटर। अगर आपको याद हो तो आपको ये पता होगा कि 295 नहीं, ये तो 100 कुछ है मेरे ख्याल, 121 या 31 है। दो ये यहाँ पर स्टेटमेंट ये गलत आती है। तावी रिवर मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूट, देखो ऊपर से जा रहा है चिनाब, ये इधर से तावी जोड़ रही है उसको, तो ये लेफ्ट बैंक ही ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द कैलाश कुंड ग्लेशियर, काली कुंड या कैलाश कुंड ग्लेशियर भद्रवाह से इसका ओरिजिन होता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल क्लियर बात है। तो ऑप्शन इसका 1, 3 और 4 करेक्ट होगा, यानी इसका सी आंसर रहेगा। आपको मैं थोड़ा सा तावी रिवर पर नज़र दरवा लूँ, यहाँ पर देख लो आप। मैं रिवर्स को डिटेल से यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता। तावी रिवर पे एक नज़र लगा लो, 141 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 200 कुछ लिखा था वो गलत है। इट इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ जम्मू की लाइफ लाइन माना जाता है। कैलाश कुंड या काली कुंडी ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। स्योज हिल्स भद्रवाह जम्मू कश्मीर। आफ्टर पासिंग थ्रू द चिनानी एंड उधमपुर इट पासिस थ्रू द जम्मू एंड इंटर पाकिस्तान, जम्मू रीजन में ही रहता है ये, और इंटर पाकिस्तान इंटर होकर चिनाब में जा मिलता है। ये तावी इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिनाब। द सिटी ऑफ जम्मू इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर तावी। जम्मू जो है तावी के राइट बैंक पे सिचुएटेड है, ठीक है। लेकिन ये चिनाब को मिलता है, ये से चिनाब आ रहा है, चिनाब को ये मिलता है लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ये चिनाब की, ठीक है। ये जम्मू जो है वो राइट बैंक पे है इसके। क्वेश्चन नंबर 14, विच लेक नियर जम्मू इज नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी एंड इज पॉपुलर पिकनिक स्पॉट भी है, जम्मू एरिया में भी है। देखो डल लेक, वुलर, मनसरोवर तो वो जो तिब्बत में है, इसको काट दो। डल लेक और वुलर कश्मीर में है, तो जम्मू में सीधा आंसर इसका ये हो। ये क्वेश्चन सिंपल था लेकिन फिर भी हम थोड़े से नज़र दिलवा देते हैं, 2-3 मिनट और लूँगा। लेक्स जम्मू कश्मीर में सबसे पहले आपको याद रखना है वुलर लेक के बारे में, जिसको महापद्मा सागर भी कहा जाता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जम्मू कश्मीर में है ये, और इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लोकेटेड बिटवीन बांडीपुरा एंड सोपुरा, हम कह सकते हैं बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट ऑफ द पार्ट रहता है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा, ठीक। इट वाज फॉर्म बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी, और इसमें जो मेजरली जो इसमें पानी पड़ता है, इट इज फेड बाय द रिवर झेलम ऑन द बारामूला साइड। तो लेक का जो एरिया है वो वेरी करता है सीजन पे, 30 से 260 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैलती है लेक। एंड एल्टीट्यूड इसका हम देखें 1580 मीटर्स का है। एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी है इसमें जिसका नाम है जीना लेक, जो कि सुल्तान ज़ैनुल-आबिदीन ने बनाया था, विच स्टैंड्स इन द मिडल ऑफ द लेक। और वुलर लेक डेजिग्नेटेड एज द रामसर साइट्स, 1990 में इसको रामसर साइट की लिस्ट में डाला गया था। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट लेक आती है डल लेक। डल लेक के बारे में आपको बता दूं, जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, लेक ऑफ फ्लावर, श्रीनगर जीवल, अर्बन लेक इसको कहा जाता है, डिफरेंट नाम है इसके। श्रीनगर में है, सराउंडेड बाय द ज़बरवान हिल्स इसके सराउंडिंग में है। इट कवर्स अबाउट 12 से 22 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है, और डिवाइडेड बाई दिस इज डिवाइडेड बाई टू 4 बेसिन्स, गागरीबल, लोकूट डल, बोडल और नागिन, ये 4 इसके बेसिन्स हैं। लेक इज़ फेमस फॉर इस हॉर्स बोट, शिकारा राइड्स, फ्लोटिंग गार्डन, ये इसके लिए फेमस है। इट इज़ मैनली फेड बाई, दिस इज लेक, डल लेक इज़ मैनली फेड बाई तलबल नाला एंड ड्रेन इनटू द अचार। वो तलबल नाला इसमें गिरता है और बाद में निकल कर अचार लेक में जा गिरता है।
थ्रू द नाला आमिर खान। इंपॉर्टेंट मुगल गार्डन्स की बात करें, शालीमार, निशात, चश्मे शाही आर सिचुएटेड अलोंग इट्स डल लेक के बैंक्स पे आपके किनारे पे दिखेंगे। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंसर्न। इसको इको सेंसिटिव जोन भी डिक्लेयर किया गया डल लेक को। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हमारे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स में आपका आता है मानसबर लेक पे क्वेश्चन बना है रिसेंटली। डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, डीपेस्ट भी और फ्रेश वाटर भी लेक इंडिया की। ये डीपेस्ट फ्रेश वाटर आपको पूछा जाए तो मानसबर याद रखना है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर की। इट इज़ आल्सो फेमस फॉर द लोटस, और इसको सुप्रीम जेम्स ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स भी कहा जाता है। रिमेंबर इट्स नेम, सुप्रीम जेम्स ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स मानसबर को कहा जाता है। गंगाबल लेक, गंगाबल लेक जो है हरमुख लेक भी इसको कहते हैं, कोसरनाग वैश्यपट इसको कहते हैं, लाइज इन द पीर पंजाल कुलगाम, ब्राउन ट्रोट जो है फिशीज इसमें प्रेजेंट रहती हैं। सुरिनसार मानसार लेक, ट्विंस लेक, टारसर मार्सर हो गया या सुरिनसार मानसर, इनको ट्विंस लेक कहा जाता है। कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है सुरिनसार मानसर का, हालांकि थोड़ा डिफरेंस दूर दूर भी हैं ये। सुरिनसार मानसर लेक्स द ट्विन फ्रेश वाटर लेक्स लोकेटेड इन द सांबा। सुरिनसार सांबा में है, मानसर लेक जो है वो उधमपुर में है। ये आपने अभी रिसेंटली मुझे एक और माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, मानसर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, और उधमपुर में है ये। 42 किलोमीटर जो है डिस्टेंस है जम्मू से इस किसका, सुरिनसार का, और 62 किलोमीटर डिस्टेंस है मानसर का रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द जम्मू सिटी। डिक्लेयर एज रामसर वेटलैंड साइट, देखो वोलर लेक हो गया, ये हो गया, हुकरसर हो गया, इनको वेटलैंड का भी दर्जा मिला हुआ है रामसर वेटलैंड का, बिकॉज ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स होम टू द माइग्रेटरी बर्ड्स, टर्टल्स एंड फिश स्पीशीज। अच्छा जी, ये पॉपुलर किस लिए है, पॉपुलर है, बोटिंग भी होती है यहाँ पर, पिकनिक स्पॉट्स हैं, ये नेचर वॉक्स के लिए है। मानसर इज आल्सो हैज अ टेम्पल, मानसर जो सुरिनसर मानसर में जो मानसर लेक है इसमें टेम्पल भी है विच इज डेडिकेटेड टू शीशनाग। इसका कनेक्शन सुरिनसर मानसर का क्या है, तो ये आप अगर मिथोलॉजिकली देखें तो एज पर द लेजेंड्स अर्जुना जो थे क्रिएटेड द सुरिनसर लेक बाय शूटिंग एन एरो इनटू द ग्राउंड, और मानसर लेक जो है अपेयर वेयर द एरो अमर्ज, एरो जैसे एरो लगाया, जहाँ पर एरो गिरा वहाँ पर ये लेक बन गई थी सुरिनसर, और जहाँ से एरो कह देते हैं कि निकला बाहर, तो वहाँ पर लेक बनी जिसका नाम पड़ा मानसर लेक। टर्सर मर्सर लेक की बात करें, इट लाइज ऑन द नॉर्थन स्लोप्स ऑफ द हरमुख डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पुलवामा, इन द पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। और सुख एंड दुख लेक्स आ गई, नागिन, अच, अंचार लेक, हारवन लेक या रिजर्वायर, गंगाबल लेक, विशनसर लेक, कृष्णसार लेक, कोसरनाग लेक, शीशनाग लेक, सनासर लेक। तो अपडेट चीज़ें देखो, मैं पहले कह रहा हूँ, किसी बंदे ने 2 साल पहले VLW की तैयारी की हमसे मिलकर, तो अपडेट हम होगा, वही चीज़ें मत पढ़ो आप, 2 साल उस बात को होगी है, हम हर एक 2 महीने में चीज़ों को अपडेट करते हैं, वो ग्रुप में आपको शेयर होती रहती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूँ आपको, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया की कौन सी है, वुलर, डीपेस्ट लेक मानसर लेक है, ट्विंस लेक टर्सर मानसर और सुरिनसर मानसर है, सेक्रेड लेक से शीशनाग, गंगाबल, मानसर, कोसरनाग सेक्रेड लेक्स हैं। लेक सप्लाइंग द वाटर टू श्रीनगर, डल, हारवन, नागिन, अचर। हाई एल्टीट्यूड लेक में गंगाबल, वेशनसर, कृष्णसार, शीशनाग, टर्सर मानसर, ये हाई एल्टीट्यूड लेक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वाई इज द 31 अक्टूबर 2019। आप सबको पता होना चाहिए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूटीज़ में बांटा गया था। देखो 5 अगस्त को तो ये बात सबको पता है 370 की एब्रीगेशन का, लेकिन यहाँ पर 5 को राज्यसभा, फिर लोकसभा 6 और 9 को साइन हुआ प्रेजेंट का 9 अगस्त 2019 को, वो बात पता है। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को फाइनली 2 यूटीज़ बनी हैं। हम कह सकते हैं जो रीएक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स फाइनली जो 31 अक्टूबर को ही होता है। और इसकी क्या वजह थी 31 अक्टूबर डेट रखेगी, तो आपको सीधा मैं आंसर पे आ जाता हूँ। इसकी वजह यही थी कि ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी है 31 अक्टूबर, तभी ये डेट को रखा गया। 4 ऑप्शंस थे, मैं चारों ऑप्शंस पे बात कर देता हूँ। शिमला एग्रीमेंट ऑप्शन में आपको नजर आया है, शिमला एग्रीमेंट इंडिया पाकिस्तान के बीच में 2 जुलाई को हुआ है, 31 अक्टूबर को नहीं हुआ है। 2 जुलाई 1972 को हुआ था। एग्रीमेंट साइन हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, आफ्टर जो 1971 की एंडो पाक वार हुई थी, इसके बाद ये एग्रीमेंट पास किया गया, एम्ड एट रिस्टोरिंग द पीस एंड नॉर्मलाइजिंग द रिलेशंस। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये 31 अक्टूबर को 1875 को है, तो इसीलिए ये डेट रखेगी। ही इज़ नोन फॉर द आयरन मैन ऑफ इंडिया, और इनने एक क्रूशियल रोल प्ले किया है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसी स्टेट्स में, तो इसलिए भी ये रखेगी डेट। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन ऑप्शन में था, तो आप सबको पता ही होगा इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन जो है 26 अक्टूबर 1947 में हो, महाराजा हरि सिंह साइन इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन टू मेकिंग द जम्मू कश्मीर अ पार्ट ऑफ इंडिया। ये 26 अक्टूबर 1947 को हुआ है। नेशनल इंटीग्रेशन डे ऑप्शन में था, तो ये 19 नवंबर को होता है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंदिरा गांधी। आपको मैंने कहा अगर ये सीरीज कंटिन्यू रखनी, बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत लगती है एक्सप्लेनेशन को तैयार करने में, अपडेटेड एक्सप्लेनेशन को, तो वीडियो को एटलीस्ट लाइक सभी कर दें जितने भी एस्पेंट देख रहे हैं, 1 सेकंड लगेगा। और दूसरा कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट सेशन
लाया जाए या ना लाया जाए, अगर लाया जाए जीके पे रहे, कंप्यूटर पे, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे, किस सब्जेक्ट पे लाया जाए। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, आपको सीधी बात बता दूं, जूनियर असिस्टेंट का हमने 135 डेज का स्ट्रेटजी चलाई हुई है, हमें काम चल रहा है उस पर ग्रुप में आपको। और उसके अलावा अदर एग्जाम की भी तैयारियाँ चल रही हैं, खास करके लेबॉर्ट्री अटेंडेंट और नर्सिंग एड का पेपर बहुत जल्द होने वाला है, इस पर तैयारी चल रही है। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एनटी की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि ये भी एग्जाम आपको मार्च 2026 तक देखने को मिल सकता है, हालांकि इसकी कोर्ट हेयरिंग अभी पेंडिंग है। नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज करना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने सिंपली मैसेज करके एग्जाम का नाम लिख देना। अगर आप जनरली किसी भी एग्जाम में अभी इनमें से नहीं फॉर्म लगाया है, आप जनरल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इनमें से किसी का भी एग्जाम देखो, ग्रुप कोई भी ज्वाइन कर, अब टीचर का ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपका बेसिक सिलेबस सारा कवर हो जाएगा, जनरल सिलेबस, ठीक है। वही मेन चीज़ होती है ना, जब एग्जाम आप फॉर्म भरोगे तो कोई पार्टिकुलर पोस्ट के लिए भरोगे, अगर सिलेबस में थोड़ा डिफरेंट होता है तो वो चीज़ें थोड़ी वाली पढ़नी है आपने, बाकी सारा आपका कवर होगा। कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कॉमन रहती हैं सभी एग्जाम्स में। कुछ एग्जाम जैसे इंस्पेक्टर फॉरेस्ट, नर्सिंग एड, इसमें 10-10 सब्जेक्ट हैं, ये थोड़ा हटके है। अदरवाइज जो है आप टीचर्स हो गया, नायब तहसीलदार, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, MTS, पटवारी, VLW, ये सारे एग्जाम में, फाइनेंस अकाउंट में थोड़ा अकाउंटेंसी, इकॉनमी को छोड़ दो, बाकी सारा अभी सिमिलर रहता है। तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज करें और इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें कि कौन सी नेक्स्ट वीडियो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे किस सब्जेक्ट की चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।